नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपनी पहली लिस्ट में 39 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस पार्टी की इस लिस्ट में राहुल गांधी और भूपेश बघेल का नाम भी है। कांग्रेस नेता वेणुगोपाल ने बताया कि वायनाड से राहुल गांधी, राजनांदगांव से भूपेश बघेल, तिरुवनंतपुरम से शशि थरूर, महासमुंद से ताम्रध्वज साहू, रायपुर से विकास उपाध्याय, बेंगलुरु रूरल से डीके सुरेश चुनाव लड़ेंगे। 39 उम्मीदवारों वाली कांग्रेस की इस पहली सूची में 15 उम्मीदवार सामान्य कैटेगरी से हैं, जबकि 24 उम्मीदवार पिछड़े, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक हैं। लोकसभा चुनाव के ऐलान के कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी ने शुक्रवार को संसद में भी केजरीवाल अभियान की शुरुआत की है। आम आदमी पार्टी ने इस अभियान के लिए नारा दिया है, संसद में भी केजरीवाल तो दिल्ली होगी और खुशहाल। इस मौके पर पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी का लोकसभा अभियान शुरू हो रहा है। हमारा नारा है, संसद में भी केजरीवाल तभी दिल्ली होगी और खुशहाल। उन्होंने आरोप लगाया कि जब भी मैं आप सभी के लिए कुछ अच्छा करता हूं तो केंद्र सरकार और उपराज्यपाल उसे रोकने की कोशिश करते हैं। क्यों? वो दिल्ली के 2 करोड़ लोगों से नफरत करते हैं क्योंकि आप लोगों ने एक आम आदमी को एक से अधिक बार मुख्यमंत्री बनाने का साहस किया है। वीडेम यानी वैरायटीज ऑफ डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट की डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 के अनुसार विभिन्न घटकों में गिरते स्कोर के साथ भारत अब भी एक चुनावी तानाशाही वाला देश बना हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार भारत 2023 में ऐसे शीर्ष 10 देशों में शामिल रहा जहां अपने आप में पूरी तरह से तानाशाही अथवा निरंकुश शासन व्यवस्था है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि भारत 2018 में चुनावी तानाशाही में नीचे चला गया और 2023 के अंत तक इस श्रेणी में बना रहा। एक नई रिपोर्ट में कहा गया है कि 2022 और 2023 में स्थानीय, राज्य और केंद्रीय स्तर पर राज्य अधिकारियों द्वारा ग्रामीण और शहरी भारत में लगभग 7.4 लाख लोगों को उनके घरों से जबरदस्ती बेदखल कर दिया गया। एडवोकेसी ग्रुप हाउसिंग एंड लैंड राइट्स नेटवर्क द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार समान अवधि के दौरान राज्य अधिकरणों ने देश भर में 1.53 लाख से अधिक घरों को ध्वस्त कर दिया। बीजेपी की पहली लिस्ट में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का नाम शामिल नहीं है। इसे लेकर उद्धव गुट ने कई बार अपने बयानों से बीजेपी पर निशाना साधा है। इस बीच शिवसेना यूबीटी अध्यक्ष का एक वीडियो सामने आया है जहां वो नितिन गडकरी को खुला ऑफर देते हुए नजर आ रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि नितिन जी छोड़िए बीजेपी, इस्तीफा दीजिए, खड़े रहिए, हम आपको महाविकास अघाड़ी से जिताकर दिखाते हैं। इसके आगे बीजेपी को चेतावनी देते हुए ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र कभी दिल्ली के सामने नहीं झुका है। आगरा में औरंगजेब के सामने छत्रपति शिवाजी महाराज भी नहीं झुके थे। दिल्ली के इंद्रपुरी इलाके में सड़क पर नमाज पढ़ रहे कुछ लोगों पर एक पुलिसकर्मी की कार्रवाई के आपत्तिजनक तौर तरीकों से हंगामा हो गया। दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने शुक्रवार सुबह नमाज पढ़ रहे लोगों के साथ कथित तौर पर मारपीट की। वायरल वीडियो में पुलिसकर्मी को लाश से पीटते हुए देखा जा सकता है। जैसे ही घटना का कथित वीडियो वायरल हुआ, संबंधित पुलिस अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। वंचित बहुजन अघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर ने दिल्ली पुलिस के अधिकारी के द्वारा नमाज पढ़ रहे लोगों पर लात मारने पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि मुसलमानों के विनाश के दौर शुरू हो गया है। क्या यही नया भारत है? उन्होंने कहा कि बीजेपी आरएसएस को लात मार के हटाओ आने वाले चुनाव में। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने एडीआर संस्था की ओर से दायर अवमानना याचिका पर संज्ञान लिया। कोर्ट में याचिकाकर्ता एडीआर की तरफ से वकील प्रशांत भूषण पेश हुए। उनकी तरफ से दलील देते हुए कोर्ट से आग्रह किया गया कि एसबीआई के खिलाफ अवमानना कार्रवाई शुरू की जाए। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा कि एसबीआई की ओर से दायर याचिका 11 मार्च के लिए इलिस्टेड होने की संभावना है, इसलिए अवमानना कार्रवाई के लिए दाखिल आवेदन पर भी एक साथ सुनवाई की जानी चाहिए। इस पर सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि कृपया एक ईमेल भेजें, मैं आदेश पारित करूंगा। राहुल गांधी ने कहा है कि देश में रोजगार क्रांति का आगाज हो रहा है। भर्ती भरोसा और पहली नौकरी पक्की गारंटी पर युवाओं का उत्साह अभूतपूर्व है। हर तरफ 30 लाख सरकारी नौकरियों और 1 लाख रुपए वार्षिक अप्रेंटिसशिप की गारंटी चर्चा में है। इस समय देश का सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी ही है, जिसे देश भर से अलग अलग माध्यमों द्वारा मिल रहे संदेशों ने स्पष्ट कर दिया है। नरेंद्र मोदी के नौकरी खत्म करो अभियान से निराशा के अंधकार में डूबे युवाओं के लिए कांग्रेस की गारंटी रोशनी की किरण है। युवा अब समझ चुका है कि 10 वर्षों में भावनात्मक और बांटने वाले मुद्दों में उलझाकर मोदी ने उसके भविष्य निर्माण के कीमती वर्ष बर्बाद किए हैं, जिसके कारण उनमें भारी आक्रोश है।
यह आक्रोश देश में क्रांति का रूप लेने जा रहा है, जो युवा और उनके रोजगार के बीच खड़ी मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेगी। मोदी और उनका मित्र मीडिया कितना भी भटकाने की कोशिश करें, युवा प्रण ले चुका है कि अब देश में मन की बात नहीं, रोजगार की बात होगी। गुजरात में राहुल गांधी ने यात्रा के दौरान कहा कि मोदी सरकार अग्निवीर योजना लेकर आई है ताकि सैनिकों की ट्रेनिंग और पेंशन का पैसा अडानी को दिया जा सके। अग्निवीर योजना में 4 में से 3 लोगों को बाहर कर दिया जाएगा। आप लिस्ट निकाल कर देखिएगा, जिन्हें बाहर किया जाएगा उनमें किसान, मजदूर, गरीब, छोटे व्यापारियों के बच्चे होंगे। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज पहुंचे अखिलेश यादव से युवाओं ने रोजगार को लेकर कुछ करने के लिए कहा। इस पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि नौकरी तभी मिलेगी जब दिल्ली वाले व्यक्ति को बेरोजगार कर दोगे। अखिलेश यादव और युवाओं का बातचीत का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कांग्रेस के बैंक खातों पर आयकर विभाग की कार्रवाई जारी रहने वाली है। कांग्रेस पार्टी की याचिका को खारिज कर दिया गया है। असल में कुछ दिन पहले ही यूथ कांग्रेस और कांग्रेस से जुड़े 4 बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया था। आयकर विभाग ने मांग की थी कि पार्टी द्वारा 210 करोड़ रुपए की रिकवरी की जाए। अब उसी कार्रवाई के खिलाफ देश की सबसे पुरानी पार्टी आयकर अपीलीय प्राधिकरण यानी ITAT गई थी, लेकिन वहां से उसको झटका लगा है। 2024 के चुनाव से पहले बीजेपी सरकार ने बड़े बड़े क्रिएटर्स, इंस्टा इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स को प्रगति मैदान बुलाया है। कहा जा रहा है कि इनकी संख्या करीब 5000 है। इस दौरान क्रिएटर्स की सभा को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि युवाओं को और उनके क्रिएटिविटी को सम्मान देने के लिए ये अवार्ड पहली बार आयोजित हो रहा है। इससे क्रिएटर्स को मोटिवेशन मिलेगा। मोदी ने कथावाचक जया किशोरी को बेस्ट क्रिएटर फॉर द सोशल चेंज का अवार्ड दिया। साथ ही कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर का अवार्ड मैथिली ठाकुर को दिया। कुछ लोग कह रहे हैं कि मीडिया को तो पहले ही गोदी मीडिया बना दिया गया है और अब युवा कंटेंट क्रिएटर्स को भी बीजेपी अपने पाले में कर रही है, जिससे युवाओं पर पकड़ मजबूत की जा सके। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली के भारत मंडपम में पहले राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि जब उन्हें ट्रेन में सीट नहीं मिलती थी तो वो क्या करते थे। उन्होंने कहा कि ज्योतिष ऐसी चीज़ है कि लोग तुरंत अपना हाथ दिखाते हैं। मैं अपने बचपन से जुड़ा एक अनुभव बताता हूँ। मैं बहुत ट्रैवलिंग करता था। उस वक्त ट्रेन में रिजर्वेशन करते नहीं थे, बहुत भीड़ होती थी। मैं अनरिजर्व वाले डिब्बे में सफ़र करता था। जब सीट नहीं मिलती थी तो मैं देखता था कि कोई मौका है। मैं किसी का हाथ पकड़कर उसे ज्योतिष की तरह देखना शुरू कर देता था, जिसके बाद तुरंत लोग मुझे सीट दे देते थे। ये किस्सा उन्होंने तब सुनाया जब वो अरिदमन नाम के क्रिएटर को अवार्ड दे रहे थे। अरिदमन धर्म, संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर वीडियो बनाते हैं। पीएम मोदी के द्वारा ट्रेन में सीट पाने के किस्से पर लोग रिएक्ट कर रहे हैं। कॉमेडियन राजीव निगम ने कहा है कि मतलब सीट पाने के लिए शुरू से भोले भाले लोगों को बेवकूफ़ बनाते आए हैं। कभी ज्योतिषी बनकर, कभी चाय वाला बनकर, कभी चौकीदार बनकर, कभी जुमला फेंक कर, कभी फर्जी गारंटी देकर। मकसद सिर्फ सीट पाना है। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली मामले के मुख्य अभियुक्त शाहजहां शेख ने शुक्रवार को खुद पर लगे आरोपों को झूठा करार दिया। ये पहला मौका है जब शाहजहां शेख की ओर से अपनी सफाई में कोई बयान आया है। सीबीआई की हिरासत में स्वास्थ्य जांच के लिए जाते समय उन्होंने कहा, मेरे ऊपर लगे सभी आरोप झूठे हैं। मुझे ऊपर वाले पर पूरा भरोसा है, वही न्याय करेगा। शाहजहां का कहना था कि उनको ईडी, सीबीआई, पुलिस और अदालत से नहीं बल्कि ऊपर वाले से न्याय मिलने का पूरा भरोसा है। इससे पहले गिरफ्तारी के समय उन्होंने अपनी एक अंगुली दिखाकर संकेत दिया था कि वो अपना मुंह नहीं खोलेंगे। रूस में फंसे और यूक्रेन से युद्ध लड़ने के लिए मजबूर किए जाने वाले भारतीयों को लेकर सीबीआई ने कार्रवाई की है। इसने कहा है कि रूस स्थित 3 एजेंटों सहित विभिन्न एजेंटों ने कथित तौर पर संदिग्ध निजी विश्वविद्यालयों में प्रवेश दिलाने के बहाने भारतीय छात्रों को धोखा दिया। रूस मुफ्त या रियायती वीज़ा एक्सटेंशन और फीस पर छूट जैसे आकर्षक ऑफर दे रहा है। सीबीआई ने कहा कि उसे पता चला है कि रूस पहुंचने के बाद उन भारतीयों के पासपोर्ट रूस में एजेंटों द्वारा ले लिए गए और उन्हें उनकी मर्जी के विरुद्ध यूक्रेन युद्ध लड़ने के लिए रूस द्वारा मजबूर किया गया। सीबीआई का यह बयान शुक्रवार को तब आया है जब एक दिन पहले ही इसने देश के 7 शहरों में लगभग 15 स्थानों पर तलाशी ली थी। केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर लेखिका सुधा मूर्ति को राज्यसभा के लिए मनोनीत करने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर अपने हैंडल से एक ट्वीट करके ये जानकारी दी है। बता दें, सुधा मूर्ति इन्फोसिस के संस्थापक NR नारायण मूर्ति की पत्नी हैं और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की सास हैं। लेखिका और समाज सेवी सुधा मूर्ति ने राज्यसभा सदस्य मनोनीत किए जाने पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मेरे लिए आश्चर्य की बात है कि राष्ट्रपति जी ने मुझे चुना है। मैं इस वक्त थाईलैंड में हूँ। इसके बाद उनसे पूछा गया कि राज्यसभा सांसद के रूप में उनकी प्राथमिकताएं क्या होंगी। इस पर उन्होंने कहा, यह मौका मुझे गरीबों के हित में
काम करने के लिए एक बड़ा मंच देगा। मुझे नहीं पता कि मुझे क्यों मनोनीत किया गया है। मैं वापस आकर देखूंगी कि मैं अपने देश के गरीब लोगों के लिए क्या कर सकती हूँ। सरकार के किसी फैसले से असहमत होना या उसकी आलोचना करना लोगों का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने ही गुरुवार को यह फैसला दिया है। इसने असहमति के अधिकार की पैरवी करते हुए कहा कि हर आलोचना अपराध नहीं है और अगर ऐसा सोचा गया तो लोकतंत्र बच नहीं पाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि पुलिस को संविधान द्वारा दी गई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में संवेदनशील होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला गुरुवार को तब दिया जब अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की आलोचना करने वाले एक प्रोफेसर का मामला उसके सामने पहुंचा। प्रोफेसर के खिलाफ आपराधिक मामला तब दर्ज किया गया था जब उन्होंने व्हाट्सएप स्टेटस में अनुच्छेद 370 को रद्द किए जाने की आलोचना करते हुए जम्मू कश्मीर के लिए काला दिन बताया था। उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153A के तहत मामला दर्ज किया गया था। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने घरेलू गैस सिलेंडर या घरेलू LPG की कीमत कम कर दी है। महिला दिवस पर 8 मार्च की सुबह प्रधानमंत्री मोदी ने खुद इसकी घोषणा की। घरेलू LPG की कीमतें 100 रुपए कम कर दी गई। इसका फायदा देश के करोड़ों लोगों को होगा। इस घोषणा के बाद अब दिल्ली में घरेलू LPG सिलेंडर 803 रुपए में मिलेगा। पीएम ने गैस सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपए की कटौती की है। इसके बाद विपक्ष ने सिलेंडर की कीमतों में कमी करने की टाइमिंग को लेकर सवाल उठाया है। उसका कहना है कि ऐसा चुनाव को ध्यान में रखकर किया गया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद गुट की सांसद सुप्रिया सुले ने सिलेंडर की कीमतों में हुई कमी को एक और जुमला बताया। उन्होंने कहा कि मैं इससे बिल्कुल भी हैरान नहीं हूँ। आप सिर्फ इसकी टाइमिंग को देखिए। ये लोग पिछले 9 सालों से सत्ता में हैं। इन्होंने इस बारे में पहले क्यों नहीं सोचा। सूर्य ने कहा कि जैसे ही इलेक्शन नजदीक आया, मेरा मतलब है कि चुनाव की तारीखों का ऐलान संभवतः अगले 5 या 6 दिनों में कर दिया जाएगा, तभी ऐसा किया गया। अप्रैल मई में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए तारीखों के ऐलान से पहले केंद्र ने कई राहतों की घोषणा की है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को कहा कि सरकार ने इस साल 1 जनवरी से सरकारी कर्मचारियोयों के लिए महंगाई भत्ता और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई राहत में 4% अंक की बढ़ोतरी की है। इस बढ़ोतरी से DA मौजूदा 46% से बढ़कर मूल वेतन का 50% हो जाएगा। आखिरी बार DA वृद्धि अक्टूबर 2023 में हुई थी, जिसमें 4% की बढ़ोतरी हुई थी। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने दावा किया है कि पंजाब के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान ने एक बार उनसे संपर्क कर कांग्रेस में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की थी। नवजोत सिंह सिद्धू का यह दावा उनके कांग्रेस छोड़ने और फिर से बीजेपी ज्वाइन करने की अटकलों को बीच आया है। एक मीडिया संस्थान को दिए साक्षात्कार में सिद्धू से पूछा गया था कि क्या वे बीजेपी में लौट सकते हैं और क्या बीजेपी ने उनसे संपर्क किया है। इस प्रश्न के जवाब में सिद्धू ने दावा किया, मैं आपको एक बात बता सकता हूं कि किसने मुझसे संपर्क किया था। भगवंत मान साहब मेरे पास आए थे। अगर वो कहें तो मैं उन्हें वो जगह भी बताऊंगा जहां वो मिले थे। सिद्धू ने कहा कि उन्होंने मुझसे कहा था कि पाजी, अगर मैं उन्हें कांग्रेस में शामिल करा दूं तो मैं आपका डिप्टी बनने को तैयार हूं। उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि अगर आप आम आदमी पार्टी में आ जाएं तो भी वो मेरे डिप्टी बनने को तैयार हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ने बताया कि उन्होंने मान से कहा कि अगर वो चाहें तो कांग्रेस में उनका स्वागत है, लेकिन इसके लिए उन्हें दिल्ली में पार्टी नेतृत्व से बात करनी चाहिए। बिग बॉस OTT 2 के विनर और फेमस यूट्यूबर एल्विश यादव एक बार फिर बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। उन पर मारपीट करने और जान से मारने का गंभीर आरोप लगाए। मशहूर यूट्यूबर सागर ठाकुर उर्फ मैक्सटन ने आरोप लगाया। मैक्सटन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट X पर एक पोस्ट शेयर करते हुए बताया है कि एल्विश यादव ने उन्हें धमकी दी है और उन्हें जान से मारने की कोशिश की। साथ ही एक वीडियो भी शेयर किया है जिसमें एल्विश यादव पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच धर्मशाला में खेले जा रहे 5वें और अंतिम टेस्ट के दूसरे दिन भारत ने 8 विकेट खोकर 473 रन बनाए। इस तरह भारत ने इंग्लैंड पर 255 रनों की बढ़त बना ली है। इससे पहले इंग्लैंड की टीम ने पहली पारी में 218 रन बनाए थे। भारत की ओर से कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने शतक जड़ा है। इसके बाद देवदत्त पडिक्कल ने 65, सरफराज खान ने 56, यशस्वी जायसवाल ने 57 रन बनाए। इसके साथ ही रविंद्र जडेजा और ध्रुव जुरैल ने 15-15 रन बनाए हैं। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।